हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो अभी आप सब लोग रिलैक्स हो चुके होंगे। अब नई जर्नी स्टार्ट करते हैं RS 2026 के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है सिलेबस। आपको RS का सिलेबस पता होना चाहिए। तो आप एक काम करना, अभी RS प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस की PDF हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। वैसे आपके पास होना भी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, आपके जो स्टडी टेबल है उस पर रखा हुआ होना चाहिए हमेशा। तो पहला काम सबसे उसको याद करना है। फिर उसके बाद आपको सोर्सेज डिफाइन करने हैं। सोर्सेज में कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो आज हम ये पहले वीडियो में इसी चीज पे बात करेंगे कि अभी जो PSI का एग्जाम हुआ, जो RPSC एग्जाम ले रही है, वो कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ऑथेंटिक बुक्स में भी ऐसी कौन सी किताबें हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज वाली वीडियो में हम जनरल साइंस की बात करेंगे कि साइंस से, मैं सिर्फ जनरल साइंस की बात कर रहा हूं, टेक की अलग वीडियो आएगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट को प्लस में उसकी सोर्सेज जो लिस्ट है या बुक लिस्ट जो है वो हम प्रॉपर बताएंगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है, और सब्जेक्ट वाइज ही कवर करेंगे। सेम चीजें हमें फिर RS के लिए करनी है कि हम वहीं से पढ़ेंगे जहां से RPSC ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज वाले वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे कि जनरल साइंस के क्वेश्चन कहां से पूछे गए। आप सब लोगों ने एग्जाम देखा होगा, 5 तारीख वाला भी और 6 तारीख वाला भी। तो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो 4 या 5 क्वेश्चन हैं। आप देखोगे 5 तारीख को भी और 6 तारीख को भी, और ओवरऑल मिला के देखोगे तो आप टेक के साथ उसके 10 या 11 के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है 5 वाले दिन में एक आधा क्वेश्चन ज्यादा आया हो, बट अपने को बात करनी है कि वो क्वेश्चन आए कहां से हैं। मैं अभी इस वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन, जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है वो कहां से आया, वो लाइन कहां लिखी है जो हमें पढ़नी चाहिए थी एज ए स्टूडेंट बट नहीं पढ़ी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि हाँ प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। देखो, अगर मैं ये बात करूं कि पेपर कैसा था, तो नो डाउट पेपर बहुत हार्ड था, है ना। और आप देखोगे क्वेश्चंस नहीं हिल रहे थे भाई साइंस टेक के। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स थे जो कभी सुने ही नहीं थे। अब वो क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, अब वो कहां से पढ़ने हैं, वही अब हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि साइंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है। जैसे 5 तारीख वाले क्वेश्चंस देखते हैं हम के 5 तारीख में जब क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन जो था कि आपको बताना था कि एसिड मेंशन किया हुआ है और उस एसिड का सोर्स बताना था, आपको मैच करना था। ये आप देखो, ये NCERT की बुक में प्रॉपर ये टेबल बना के दे रखा है कि टोमेटो में कौन सा एसिड है, टर्मेंट में कौन सा है, ऑरेंज में कौन सा, विनेगर में कौन सा है, फिर आंट स्टिंग में कौन सा है। ये सारी चीजें आपको मेंशन की हुई है। ये पूरा टेबल दिया हुआ है। एसिड बेस वाला जो चैप्टर है आप देखोगे तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है, NCERT का है। एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया है NCERT से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था एन टाइप सेमीकंडक्टर वाला जो क्वेश्चन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की बात हो रही थी कि कितने होते हैं। ये आपको जब सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स देखोगे आप, फिजिक्स का है NCERT का, ओके। फिजिक्स NCERT एज इट इज लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स मेंशन किया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। 11वीं क्लास की फिजिक्स में मेंशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर था ये क्वेश्चन। लास्ट में NCERT के आप देखोगे ये वेव्स वाला टॉपिक है, ये वेव्स वाला चैप्टर है,
उसमें जब लास्ट में समरी दी होती है ना, एनसीईआरटी की बॉक्स बना के समरी दी होती है, वहां पे ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। ये भी 11वीं एनसीईआरटी का है, एज इट इज दिया हुआ है। बस बात यह है कि अब अपने को इतना डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। आपको बेसिक 10वीं क्लास तक की साइंस से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन भले ही आ जाए, ठीक है। फिर ये नंबर ऑफ बिट्स इन प्रोटोकॉल्स दे रखे थे ना, IPv4 और IPv6 में था, ये एज इट इज मेंशन है यहाँ पे। ये कंप्यूटर साइंस की बुक है, एनसीईआरटी की ही, एज इट इज लाइन लिखी हुई है। आगे आ जाओ। हेपेटाइटिस वाला जो क्वेश्चन था, एज इट इज लाइन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर पढ़ रहे होगे तो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं हिंट जरूर मिल जाएगा, या फिर कहीं पे ऐसी चीज लिखी हुई है कि हाँ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और ई की वैक्सीन अवेलेबल हैं, उन पे काम हो भी रहा है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए कोई अभी पर्टिकुलरली वैक्सीन नहीं है। ये चीजें दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी में, बट एज इट इज लाइन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, टेबल दी हुई है, कौन सा शुगर केन के साथ कंपैरिजन किया हुआ था, तो कौन सा सबसे ज्यादा है, तो एलिटेम है, ये टेबल दी हुई है। तो मतलब अब मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, जो 2 क्वेश्चन में टेबल से जो आए हैं, जो एनसीईआरटी में अलग से टेबल दी हुई होती हैं, वो भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनसीईआरटी 11वीं क्लास, आप जाके देख सकते हो, उसमें ये टेबल दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिश फार्मिंग से रिलेटेड था, है ना, स्पीसीज था, तो स्पीसीज पूछी हुई थी कि कैटलस जो है वो सरफेस फीडर है, रोअस जो है वो मिडल जोन है, मृगल्स या कॉमन कार्प्स जो वो कौन से सरफेस या फिर बॉटम फीडर्स हैं, क्या है, एज इट इज लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। अब बात वही है कि इतना डीप में जाके हम पढ़ते हैं या नहीं। तो अभी तक जितने क्वेश्चन बताए सारे के सारे एनसीईआरटी में हैं। आगे आ जाते हैं, 6 अप्रैल वाले में देख लेते हैं। ये साइंस के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। टीबिया, फिबुला, बोन्स कहां पे होती हैं ह्यूमन बॉडी में, प्रॉपर ये मेंशन की हिंड लिम्ब में है। ये एनसीईआरटी में आप जब देखोगे, ये तो लैब वाली है, बट यहाँ पे भी जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी की बायोलॉजी में, वहां पे दे रखा है। तो 11th क्लास में आप लोग जाके देख, एज इट इज। फिर क्वेश्चन था कुकीज से रिलेटेड था, है ना। ये कंप्यूटर साइंस की किताब में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस वाले जो चैप्टर है उसमें दे रखा है, एज इट इज लाइन है, कुकीज की पहली ही लाइन आप लोग जाके देखोगे तो आपको पढ़ो। ये छोटा सा भी अगर ये पैराग्राफ किसी ने पढ़ा हुआ होगा तो वो कर देगा। 12th क्लास की एनसीईआरटी में। फिर ये डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड था, ओके। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा, ये एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट दे रखे। तो ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। फिर वही साइड में जो टेबल बना हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, या फिर पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो फोटोज बनी होती हैं, जो पिक्चर्स बनी होती हैं, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर आपसे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो डायरेक्टली लिखे हुए हैं, आयरन भी लिखा हुआ है, आयोडीन भी लिखा हुआ है, फोलिक एसिड भी लिखा हुआ है ना, आयरन, आयोडीन, फोलिक एसिड। तो आपके माइक्रो तो तीनों दे रखे थे, लेकिन मैक्रो तो बचा कौन सा, ओमेगा। ये एज इट इज, ओमेगा नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन नहीं है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेंशन थे, तो आप ऐसे एलिमिनेट करके इसको निकाल सकते थे। 12th क्लास की एनसीईआरटी है, होम साइंस की बुक, या अदर बहुत सारी और भी छोटी क्लासेस की साइंस एनसीईआरटी में भी ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो टेबल बना होगा कहीं पे या वैसे में, या फिर जैसे पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में भी आपको ये मिल जाएगा। ये भी एनसीईआरटी से। न्यूक्विस्ट सैंपलिंग रेट, ये एनसीईआरटी में नहीं मिला भाई, ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। फिजिक्स का है, ओके। जब आप लोगों ने कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन और ये सब उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछा होता है, ये एज इट इज मेंशन नहीं कर रखा है कहीं पे भी, ये इक्वेशन का नाम नहीं दे रखा है, बट आपको 2 ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी वहां पे, ओके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखे हैं। मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए,
आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कहीं अलग से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पर्टिकुलरली साइंस की, और मैंने एक एक के आपको प्रूफ दे दिया कि हाँ कहाँ कहाँ से पूछा गया है। वही देखो एनसीईआरटी क्लास 9th 11th की बायोलॉजी, 12th की केमिस्ट्री, है ना, 12th एनसीईआरटी ये बायोलॉजी, फिजिक्स है ना, ये बेसिक साइंस में भी मिल जाएगा 7th या 8th क्लास की में, सब एनसीईआरटी है। लेकिन अभी क्या है, आप 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनके सिलेक्टेड जो चैप्टर्स हैं वो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, आप डिनाई नहीं कर सकते। इवन अभी मैं टेक्नोलॉजी वाली वीडियो में भी कवर करूंगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस थे वो आप देखोगे तो 11th और 12th क्लास की जो बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है वहां से कवर हुए हैं। अब आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। साइंस के जितने भी क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आए वो सारे के सारे एनसीईआरटी से हो रहे हैं। अब बात आपके ऊपर है कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अब एक और चीज पे बात कर लेते हैं, है ना, ये तो चीज मैंने आपको बता दी कि हाँ भाई एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है। भाई एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे के सीधे, आरपीएससी उनको फॉलो कर रही है एनसीईआरटी को। उन्होंने जब बोला कि हाँ जो मूल किताबें हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑथेंटिक बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑथेंटिक में अब आपको प्रूव हो गया होगा कि हाँ एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़नी है। इवन मैं आरबीएससी की साइंस को भी अभी आप लोगों के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सारा फोकस कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है अब पढ़नी बहुत जरूरी हो जाती है। एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस बने हैं वो बॉक्सेस आपको अलग से प्रिपेयर करने ही करने हैं, वो कोई भी बॉक्स आपको छोड़ना नहीं है। जो अपने सिलेबस के लिए जो चीजें आप पढ़ रहे होगे, या क्योंकि उन बॉक्सेस में कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होती है जो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज भाई इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचो, आपको ये बात पता चल गई कि आपको क्या पढ़ना है। पढ़ने का काम तो आपका है ना भाई, आप पढ़ोगे। किताब पता चल गई कि हाँ यार ये किताब है एनसीईआरटी की, वो पढ़े। चैप्टर्स हम लोग आप लोगों की हेल्प कर देंगे कि हाँ कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अभी हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे ये भी पोस्ट डाल दी है कि भाई आपको बुक्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं यार, इतने अनअवेयर मत बनो कि आप बेसिक जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। कम से कम ये जो बुक्स की पीडीएफ है वो तो खुद से डाउनलोड करना सीखो। सीखना क्या है इसमें, मतलब कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, ये तो आप तैयारी कर रहे हो आरएस की, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कहाँ से बुक्स डाउनलोड। बट फिर भी हम लोगों ने बुक्स के लिए लिंक आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की बात हम लोगों ने कर ली कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करना चाह रहा था कि साइंस का सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं आरएस के लिए। अभी पीएसआई में तो आप लोगों ने देखा कि 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो बेसिक साइंस से थे, लेकिन आपको आरएस में जनरल साइंस के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में साइंस की मैं बात कर रहा हूं वो देखने को मिलेंगे। तो अब आप सोच लो 7 से 8 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो जाती है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो आप इसको ऐसे इजी नहीं ले सकते, कैजुअल नहीं ले सकते कि यार साइंस तो ना ही पढ़े तो सही, भले ही टफ आ रही हो बट आपको करना तो पड़ेगा ही। अगर मैं पर्टिकुलरली मेंस की बात करूं तो आप देखना मेंस में भी 14 क्वेश्चन आएंगे इस बार, और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। आपको 50 वर्ड्स में लिखने हैं। अब यहां पे भी 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल साइंस के होंगे। आप ये मान लो 30 से और 40 की मार्क्स की रेंज, 30 से 40 के मार्क्स की रेंज। अगर मान लो यहाँ पे 6 क्वेश्चन आते हैं और टेक के ज्यादा आ जाते हैं, और हो सकता है कि साइंस के ज्यादा आ जाए, टेक का एक आधा क्वेश्चन कम आ जाए, तो 30 से 40 नंबर है मेंस में, जहां पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर लिखना पड़ेगा। अब साइंस में मार्क्स लाना टफ है, क्यों? क्योंकि आप लोग जो नोट्स पढ़ते हो ना,
किसी भी XYZ कोचिंग के आपने नोट्स पढ़े हुए तो आप एक चीज आपको नजर आएगी कि वो जो नोट्स होते हैं ना वो बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में ऐसे छोटे छोटे लिखे होते हैं। ठीक है, हमें MCQ क्वेश्चंस करने होते हैं तब तो हम चलो ठीक है कई बार फॉलो कर लेते हैं कि डायरेक्टली आपसे विटामिन दे दिया, इसके कारण इसकी कमी के कारण कौन सी डिजीज हो रही है आपको मैच करना है, बॉक्स में दे दिया, ठीक है। लेकिन अभी PSI वाला एग्जाम देखना, जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए वो स्टेटमेंट में है। पहली चीज तो ये, अब ये स्टेटमेंट ना जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, क्योंकि समझने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई एक फैक्ट पूछ लिया और उस फैक्ट को मैच करा रहा है या उस फैक्ट से रिलेटेड चीजें, आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट्स की, उन टॉपिक्स की। और ये अंडरस्टैंडिंग तब और इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप मेंस लिखते हो। मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे, आप लिखोगे नहीं कि क्वेश्चन में कैसे डिफाइन करना है, मान लो वहां पे सिंपली आपसे कोई भी चीज पूछ ली जाए कि एम्पलीट्यूड को डिफाइन कीजिए या फिर डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन कीजिए, तो वो आपके वर्ड्स में आना चाहिए, वो वर्ड जो आपने एनसीईआरटी से एज इट इज डेफिनेशन आपने पढ़ी है। अगर वो आप नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए डॉपलर इफेक्ट आपने याद कर लिया कि हाँ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, किस तरीके से चेंज होती है साउंड, ये याद कर लिया आपने, लेकिन उसको लिखना, अपने वर्ड्स में लिखना वो टफ हो जाता है। और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, आपको 50 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आप सोच लो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कितनी इंपॉर्टेंट है साइंस पढ़ना। जनरल साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक चीज और मैं जो यहां पे बताना चाहता हूं कि सर अब प्रिपेयर कैसे करें प्रीलिम्स और मेंस को, तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो मेंस का जो सिलेबस है, मेंस में एक एक जो टॉपिक आप लोगों को मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन मेंशन किए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मेंशन, आप उन टॉपिक्स को एज इट इज एनसीईआरटी के चैप्टर निकालो और उनको ही प्रिपेयर कर लो। हो सकता है कि सेम चैप्टर आपको 9th क्लास में भी मिले और 11वीं की क्लास में भी मिल जाए, ऐसे 10th वाला चैप्टर आपको हो सकता है 12वीं में भी मिलेगा, तो आप दोनों से भी पढ़ने का ट्राई करो। कुछ चीजें अभी आपने देखा ना कि हाँ 11वीं 12वीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंस में भी इस बार क्वेश्चन पूछे थे जो 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री की किताब से थे, 10वीं तक आप लोगों ने वो चीजें कवर नहीं की हुई थी। तो अब आप मेंस को प्रिपेयर करो, मेंस के एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी से कर लो, बेस्ट है क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ रहे हैं क्वेश्चन। फिर आप मींस वो सॉरी प्रीलिम्स आपका अपने आप हो जाएगा, बस फिर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मेंस के टॉपिक्स को उठा के आप प्रिपेयर करो, अपने नोट्स बना सकते हो अपने नोट्स बना लो, क्योंकि बाकियों के नोट्स पे तो आपको भरोसा जितना आपको होगा, आपको पता चल गया होगा पेपर में देख के, ठीक है। फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखना शुरू करो, ठीक है। हम लोग अभी अपना डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको डेली क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे और जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक चीजें होंगी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस है साइंस की, मैंने आपको बता दिया कि आपको कहां से पढ़ना है, ठीक है। मेंस के एक एक टॉपिक के लिए भी हम लोग एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि हाँ साइंस वाले टॉपिक जो कुछ टॉपिक्स नए भी ऐड हुए हैं टेक्नोलॉजी में, वो कहां से कवर करने हैं। तो ये था भाई, है ना। एक और चीज का ध्यान रखना, कुछ गलतियां नहीं करनी है, कुछ चीजें जो करनी है वो तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है ना। यहाँ पे तो मैंने चलो लिख दिया 9 से 12वीं क्लास तक, बट हाँ आप 7वीं 8वीं की भी अगर कुछ चैप्टर देख सकते हो तो देखना, बट 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी तो हमें छोड़नी ही नहीं है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ने, वो हमें करने ही करने हैं किसी भी कीमत पे, ठीक है। जितने बॉक्सेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। आपको हो सकता है कि कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं मिले तो आप NIOS को भी रेफर कर सकते हो, उसका लिंक भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। क्या चीजें नहीं करनी है अभी एनसीईआरटी, या मतलब आपको साइंस तैयार करते हो, एक तो कि ल्यूसेंट उठा के पढ़ लिया और ल्यूसेंट से आप RAS की साइंस कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई, अब नहीं हो सकता। पहले भले ही हो सकता था कि ठीक है कुछ लोग क्या करते थे कि ल्यूसेंट पढ़ ली साइंस की और हो जाएगा, अब नहीं होगा।
एनसीईआरटी के बॉक्सेस जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि यार बॉक्सेस तो क्यों ही पढ़ने हैं, इसमें कुछ ऐसे ही फालतू में लिखा होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि बॉक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 6 साइंस की भी 6 to 9 भी इग्नोर मत करना, बहुत कम समय में आप पढ़ लोगे उसको भी, इसलिए मैंने बोला कि आपको पहले वाली क्लासेस भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करना कि यार सिर्फ मेन पैराग्राफ आपने पढ़ लिए और इसको इग्नोर कर दो, नहीं। तो ये इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, ये गलतियां नहीं करनी है। करने वाली चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। साइंस के मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं। मेंस के लिए मैं अलग से बता दूंगा, उसमें मेंस के पीवाईक्यूज हम लोग देखेंगे कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है और ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं वो भी मैं एकदम प्रॉपर आप लोगों के सामने एनसीईआरटी या जिन बुक से भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्क्रीनशॉट के साथ उस पेज का, उस चैप्टर का कि हाँ कहाँ से पूछे। अब देखो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। एक तो कि आपको ये पता चल गया कि साइंस आपको कहाँ से प्रिपेयर करनी है, चाहे वो प्रीलिम्स की है, मेंस की भी मैंने बता दिया। आप एनसीईआरटी को फॉलो करो क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, मेंस के लिए हम अलग से वीडियो में बता देंगे। दूसरी चीज कि आपको साइंस को सीरियस लेना है, ऐसा नहीं कि साइंस सब्जेक्ट को हम इग्नोर कर दें। प्रीलिम्स में भी 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और जिस तरीके से आरपीएससी पेपर बना रही है तो कट ऑफ आप लोगों को पता है कि हाँ कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्या रहने वाली है। नेक्स्ट चीज कि मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन मेंस में भी आने हैं, 30 से 40 मार्क्स का रेंज रहेगा साइंस का, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी अलग रहेगा। वहां पे आपको आंसर लिखना है 50 शब्दों में। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप मार्क्स नहीं गेन कर सकते। साइंस में बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपने शब्दों में चीज़ों को बना के डिफाइन कर दो। साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो लैंग्वेज है, आपको ट्राई करना है कि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो वो एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनाया गया है और आंसर की भी वहीं से बनेगी। तो ये चीज़ें हैं। किताबें अगर आप लोगों को लगता है आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हो, आप हमें मैसेज कर देना, हम लोग आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, मतलब पर्सनल मैसेज में कर देंगे, ऐसे ओपन पे नहीं करेंगे। अब पढ़ने का काम आपका है। किताबें पता चल गई, चैप्टर्स भी आप लोगों को पता चल जाएंगे। पता क्या यार, मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में जो जो चैप्टर्स मेंशन किए हैं वो ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू से देख के इस तरीके का अंदाजा भी लगा लो कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ते टाइम आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। अब बस सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में साइंस के बारे में बात होगी है। हमारे प्रोग्राम्स भी आज से स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। प्रोग्राम से रिलेटेड तो मैंने आप लोगों को बताया भी है, बाकी डिटेल वीडियो भी आएगा। सिर्फ मेहनत चाहिए भाई, मेहनत कर सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू तेज सिविल्स, ठीक है। बाकी मिलते हैं, और कोई इशू हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज कमेंट कर देना कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का वीडियो ऐसे ही आप लोगों के लिए लेके आना है। थैंक यू सो मच।